नमस्कार दोस्तों। गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। आइए आज हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी एंड दिस इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है। ये वीडियो आपको इको एनवायरनमेंट में ज्ञाता या फिर प्रोफेसर नहीं बनाएगी, बट मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके बहुत से पुराने टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उसके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मेन पॉइंट है जीव और उनके वातावरण, ठीक है। और पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने ओइकोलॉजी के नाम से किया था, जो कि बाद में इकोलॉजी बन जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया था। यहाँ पे पारिस्थितिकी है और यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है। तंत्र का प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में और अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी का प्रयोग किया था। अब देखते हैं पारिस्थितिकी के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक इसके दो हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक के हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अजैविक घटक भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक। तापमान, आर्द्रता, प्रकाश जो कि सौर ऊर्जा से मिलती है हमें, जिससे सौर ऊर्जा मिलती है हमें, स्थलाकृति, वायुमंडलीय दाब, ये भौतिक कारक के एग्जाम्पल हैं। और जल, मिट्टी, खनिज, चट्टान, वायुमंडलीय गैस, ये अकार्बनिक कारक के उदाहरण हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बनिक कारक में आते हैं, ठीक है। अब वो तो बात हो गई थी अजैविक की। अब हम बात करते हैं जैविक घटकों को। इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पादक, फिर उपभोक्ता। तो पहले हम उत्पादक को देखते हैं और ये अंतिम घटक है। तो हम पहले उत्पादक को देखते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल जैविक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें मुख्यतः हरे पेड़ पौधे और कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं। मतलब कि उत्पादक जो भी होंगे वो सनलाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्राथमिक, जो कि चरने वाले पशु जैसे बकरी, खरगोश, ऊँट, टिड्डा आदि, ठीक है। ये किन पर निर्भर हैं? ये उत्पादकों के हरे पेड़ पौधे इन सब पे निर्भर हैं, ये इन सबको खा रहे हैं, ठीक। फिर द्वितीयक उपभोक्ता, ये शाक बच्ची या अन्य प्राणियों पर निर्भर, जैसे सांप, भेड़िया आदि। अब ये किस पे निर्भर है? ये प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर है। और फिर आते हैं तृतीयक, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं, जैसे बाज, शेर, बाघ आदि। ये इन पे भी निर्भर रहते हैं और ये इन पे भी निर्भर रहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अपघटक। इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर निर्भर रहते हैं। इनका मुख्यतः काम होता है अपघटन। जो भी उत्पादक हैं और उपभोक्ता हैं, इन सब का अपघटन करना। अब 10% का नियम क्या होता है देखते हैं। 10% का नियम 1942 में लिंडेमैन ने प्रतिपादित किया था। शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखना, और जिससे कि शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की, जैसे भेड़, ठीक है, बकरी, ये क्या करती हैं? ये उत्पादक उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे को खाती हैं। जैसे मान लो शाकाहारी जीव जो भी
हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। मान लीजिए हरे पेड़ पौधों ने 100 जूल ऊर्जा अपने में स्टोर की, ठीक है। तो अब जब शाकाहारी जीव उनको खाएंगे तो उनके अंदर सिर्फ 10 जूल ऊर्जा ही स्टोर होगी, ठीक है। और फिर जब ये, क्योंकि उसका 10% है तो 100 का 10% 10 जूल हो जाएगा। और जब मांसाहारी इनको खाएंगे तो उनके अंदर सिर्फ 1 जूल ही ऊर्जा स्टोर होगी, क्योंकि अब शाकाहारी का 10% होगी। तो कहा जा सकता है, अतः कह सकते हैं कि खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय पर उपभोक्ता अपने द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है, ठीक है। जैव मंडली पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशी होता है, ठीक है। और ऊर्जा प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ये पिरामिड के बारे में बात करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखांकित रेखा चित्रीय निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैसे तालाब, जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। पारिस्थितिक ऊर्जा का पिरामिड मतलब ये देख सकते हैं। ऊर्जा का पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र में स्थलीय भाग में ये देखिए, ये होता है सीधा। और जलीय में कैसे बनेगा, ये जलीय में ये ऊर्जा का प्रभाव। खाद्य श्रृंखला इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। जैसे घास कौन खाता है, टिड्डी, टिड्डी को मेढक खाते हैं, मेढक को सांप और फिर सांप को बाज, ठीक है। एक खाद्य श्रृंखला है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरित जीव है जिसमें अवशेषों के क्रमशः स्थिरीकरण से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल भित्ति में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं जूजनथाले। वो इनमें जो रंग बिरंगे कलर होते हैं उनके लिए उत्तरदायी होता है। प्रवाल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सागरों 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पाया जाता है। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, तो 30, और यहाँ पे क्या होता है 23.5, और यहाँ पे भी 23.5, तो ये 30 डिग्री अक्षांश यहाँ पे कहीं आएगा जो कि होगा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये यहाँ पे आएगा कहीं 30 डिग्री साउथ। तो इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये जितना आपको कलरफुल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच में ज़्यादा पाए जाते हैं, अर्थात अधिकतम पाए जाते हैं। इनके जीवित रहने के लिए 18 से 25 डिग्री का तापमान उपयुक्त होता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्ति देख सकते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक है। अगर हम इंडियन मैप की बात करते हैं, ये रहा इंडियन मैप, ठीक है, तो ये यहाँ पे तो ये हो गया श्रीलंका, और ये यहाँ पे आपका ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हो जाएंगे ये। तो प्रवाल भित्ति कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कौन सी हो गई, ये हो गई कच्छ की खाड़ी। फिर आता है मन्नार खाड़ी, यहाँ ये हो गया मन्नार की खाड़ी। और फिर आता है लक्षद्वीप जो कि यहाँ पे स्टेब्लिश है, स्थित है। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं में पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। एक क्षेत्र में जंगली तथा पालतू जीव जंतु और पादपों की प्रजातियों की बहुलता, अर्थात कितने प्रकार के जीव जंतु जंगली हो या फिर पालतू हो, और कितने प्रकार के पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया था, 1985 में। जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण हम दो प्रकार से करते हैं, एक स्वस्थान है जिसको कहते हैं इन सीटू, और एक बाह्य स्थान इसको कहते हैं एक्स सीटू।
स्वास्थ्य में देखते हैं जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैवमंडल आगार, और पवित्र वन एवं झीलें, समुदाय आगार एवं संरक्षण आगार ये होते हैं। बाह्य स्थान जैसे जीन बैंक बनाकर उनको अलग स्टोर किया जाता है, बीज बैंक बनाकर, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और चिड़ियाघर, ये सब एक्स2 में आते हैं। ठीक है। भारत में जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास देखते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना कब शुरू हुई थी? 1970 में IUCN के सहयोग से। कैंडा परियोजना 1987 में, हंगुल परियोजना 1970 में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में शुरू हुआ था। ठीक है। लाल पांडा परियोजना 1996 में, और फिर आते हैं हिम तेंदुआ परियोजना जो कि 2009 में शुरू हुई थी, और कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट 2006 में, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में, गंगा डॉल्फिन, और फिर आते हैं मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट जो कि 1974 में शुरू हुआ था। ठीक है। अब प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम देख सकते हैं। पहला है भारतीय वन अधिनियम 1927 में पारित हुआ था। फिर आता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो कि 1972 में आया। फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम जो कि 1980 में बनता है। फिर आता है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनता है। फिर आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर जैव विविधता अधिनियम 2002। इसी तरह कैरी ऑन। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है। फिर इंडो बर्मा क्षेत्र जो कि बर्मा म्यांमार हो गया, सुंडालैंड, ट्रिनकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। फिर आते हैं पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका में। पश्चिमी घाट रामसर कन्वेंशन ये आद्य भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है। और रामसर ईरान में स्थित एक नगर है, न कि भारत में का कह दो भाई किसी के नाम पे है। मुख्यालय क्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में है। हस्ताक्षरित कब किया गया था? 2 फरवरी 1971 को। और इसी के कारण बनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि जो कि 2 फरवरी को बनाया जाता है। ये इसके एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है क्योंकि वेरी होते रहते हैं। अब हम देखते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन। ठीक है। तो पहले देखते हैं बलिया पाल आंदोलन किससे संबंधित है? उड़ीसा गांव की भूमि पर मिसाइल टेस्टिंग रोकने से। ठीक है। और फिर शांत घाटी आंदोलन केरल में 1973 में हुआ था। चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के रैणी गांव से। आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। फिर आता है मैती आंदोलन जो कि 1994 में हुआ। इसकी शुरुआत कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड के चमोली से की थी। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में हुआ था जो कि 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ था। नवधान्य आंदोलन 1982 में। जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेतों को बढ़ावा देने के लिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में हुआ था। नेतृत्व मेधा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति रॉय द्वारा। अपिक्को आंदोलन 1983 कर्नाटक, नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया। बिश्नोई आंदोलन 1731 में, नेतृत्व अमृता बिश्नोई ने किया था इसका। हम देखते हैं प्रमुख वन्यजीव संस्थान एक तरफ है और दूसरी तरफ उनके स्थान है कहाँ पे अवस्थित उनके। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पे है? देहरादून में। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे? देहरादून में है। भारतीय
प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नागपुर में है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है? देहरादून में, सॉरी। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है? कोलकाता में। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल भारत के कुल 12 बायोस्फीयर रिजर्व। पहला नीलगिरी जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। फिर है सुंदरवन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमगढ़ी, सिमलीपाल, अचानक कुमार, अमरकंटक में है। ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना इत्यादि। भारत में टाइगर रिजर्व की सूची देख सकते हैं। झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर, अमनगढ़। और फिर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो यहाँ पे हैं सिमलीपाल, सतकोसिया। फिर हम बात करते हैं असम की, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, यहाँ पे है मधुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़मुंडन थरई, अन्नामलाई, श्रीविल्लुपुत्तूर, मेघामलाई, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन और बुक्सा। बिहार में है वाल्मीकि। मिजोरम में है दम्फा। राजस्थान में है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विस्तारी। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचन कमार, सॉरी। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, पक्के और कमलांग। केरल में है पेरियार, पेराम्बिकुलम और तेलंगाना में है कावल, अमराबाद। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन, श्रीशैलम। मध्य प्रदेश में है पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय दुबरी। और महाराष्ट्र में मेलघाट, तदोबा, अंधारी, पेंच, सयाजी, नौगांव, नागजिरी, बौर। कर्नाटक में हम देखते हैं बांदीपुर, भद्रा, दांडोली एनसी, नागरहोल और फिर आता है बिलगिरी रंगनाथ मंदिर। उत्तराखंड में है कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। अब हम बात करते हैं हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन जो कि आने वाले समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता चला जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, मानव उपयोग की जगह उपभोग अर्थात कंज्यूमर बढ़ता चला जा रहा है कि आदमी बहुत ही ज़्यादा अनावश्यक चीज़ों का भार बढ़ा रहा है। इन सब के कारण जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस उपग्रह के वातावरण के ताप के अपेक्षाकृत अधिक बढ़ाने में मदद करती हैं। जोसेफ फेरियन ने 1824 में ग्रीन हाउस गैस या हरित गैसों की कल्पना की थी। इसमें क्या होता है ग्रीन हाउस गैस में कि ये नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन इसके रीज़न क्या है, वो मैन मेड हो जाते हैं। ये हमारी अर्थ है। रुको पहले पढ़ लेते हैं। प्रमुख गैसें क्या है देखते हैं ग्रीन हाउस गैस की। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि कहा जाता है कि जो हमारे घर में AC फ्रिज यूज़ होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। फिर आती है जलवाष्प। जलवाष्प के लिए हम लोग जैसे प्रेस किए हुए कपड़े भी पहनते हैं, तो ये भी एक उत्तरदायी कारक माना जाता है, ठीक है। और जलवाष्प जो कि भाप को बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 26%। इसमें देख सकते हैं कि कितना परसेंट किसका योगदान, सबसे ज़्यादा जलवाष्प का ही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का है, फिर अन्य गैसें जैसे मीथेन 4 से 9%। मीथेन कहा जाता है कि एक तो खेतों से, दूसरा दलदलों से, और तीसरा जो जानवर होते हैं वो पागुर किया करते हैं, मुंह चलाया करते हैं, जो उनसे भी निकलती है।
ओजोन 3 से 7%। ओजोन जो समताप मंडल में रहती है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन जब ये आ जाती है क्षोभ मंडल में तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड 1.5%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को तो हम देख ही चुके 0.1 से 4%। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाले देशों में चीन के साथ 28% पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ 15% दूसरे स्थान पर, भारत 7% के साथ तीसरे स्थान पर, रूस 5% के साथ चौथे स्थान पर तथा जापान 3% के साथ पाँचवें स्थान पर है। और भूटान को कार्बन नेगेटिव देश माना जाता है। देख सकते हैं दुनिया में इकलौता कार्बन नेगेटिव देश मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव है कि पूछे। अब हम देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस होती है, ये हमारी पृथ्वी होगी। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। तो यहाँ पे हम सब लोग रहते हैं। तो इसमें बहुत सारी गैस हैं, जैसे CO2, जलवाष्प, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की सब बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। होता क्या है कि यहाँ से सनलाइट आती है, ये सन हो गया। ठीक है, यहाँ से सनलाइट आती है तो पृथ्वी से टकराने के बाद ये वापस भी होती हैं, लेकिन ये गैसें रहती हैं। ये गैसें आने तो देती हैं सनलाइट को, लेकिन वापस जाते समय ये सब क्या करती हैं, अपने में अवशोषित कर लेती हैं, जिससे क्या हो जाता है, ये रेज बाहर नहीं निकल पाती हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ता चला जाता है और बढ़ भी रहा है। भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव हम देख सकते हैं। हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू होते हैं। बस यही होता है कि किसी चीज़ के सकारात्मक के कम पॉइंट और नकारात्मक में अधिक पॉइंट होते हैं। देखते हैं बादलों में वृद्धि। पृथ्वी जब गर्म होगी तो ज़्यादा जल वाष्प बनेगा, मतलब पृथ्वी भाप के रूप में पानी भाप के रूप में बन के आसमान में जाएगा। पौधों द्वारा जल प्रयोग की क्षमता में वृद्धि, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण होगा। अब नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं इसके। फसल उत्पादकता में कमी, जैव विविधता में कमी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, बाढ़, सूखा, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय प्रदेशों का डूबना, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का जलस्तर बढ़ना, तापमान में वृद्धि, पौधों में रोगों की वृद्धि। स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक देशों के काफी तट क्या हो गए, समुद्र में समाहित हो गए। क्यों? क्योंकि भूमंडलीय उष्णता वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। पिघलने के बाद क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। तो समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या हो रहा है, फिर उनके आसपास जो भी तट हैं या फिर प्रायद्वीप हैं वो सब अपने में समाहित कर लेगा। वो समय से पूर्व आमों में बौर आ जाना। अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें कौन से होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, NOx, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। प्रभाव क्या होता है? त्वचा पर फफोले पड़ना। इसीलिए कहते हैं कि पहली बारिश में कतई नहीं नहाना चाहिए। ताजमहल के रंग में परिवर्तन SO2 के कारण हो रहा है। जलीय जीव जंतुओं को नुकसान। ठीक है, कृत्रिम वर्षा दो तरीके से होती है। एक सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके, इससे बनते हैं गर्म वर्षी बादल, और दूसरे में करते हैं हम शुष्क बर्फ अर्थात ठोस CO2 और एल्कल हाइलाइड का उपयोग, जिससे बनते हैं शीत वर्षी बादल। देखते हैं ओजोन क्षरण। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है। ठीक है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। अभी हम बात कर चुके हैं कि हमारे वायुमंडल में जो ओजोन पाई जाती है, ये जब समताप मंडल में रहती है तब हमारे लिए एक समझो वरदान का काम करती है। लेकिन जब यही ओजोन क्षोभ मंडल में आ जाती है तब हमारे लिए अभिशाप का काम करती है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन का अधिकांश भाग 90% समताप मंडल की निचली परत में 15 से 30 किमी के बीच पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ओजोन का शेष भाग 10% पाया जाता है।
क्षोभ मंडल का ओजोन वायु को प्रदूषित करता है, जो कि हम बात कर चुके हैं, एवं स्मॉग के निर्माण में मदद करता है। इसलिए क्षोभ मंडल का ओजोन हानिकारक माना जाता है। वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है। ओजोन विघटनकारी पदार्थ क्या है? हमारे वायुमंडल में जैसे बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, वैसे ही समताप मंडल में, क्षोभ मंडल से ऊपर समताप मंडल में एक ओजोन परत की लेयर पाई जाती है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो लेकिन इन ओजोन को कुछ गैसों से नुकसान होता है, जैसे कौन कौन सी हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFC, हाइलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन और हैलोन। ओजोन सरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC। CFC का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से होता है। इसका व्यापारिक नाम फ्रेयान है। CFC का मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में प्रशीतक के रूप में आग बुझाने वाले एक कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत संरक्षण के उपाय। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व अनुसंधानकर्ता ने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। ओजोन परत के क्षरण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, जो वर्ष 1989 से प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक CFC का उपयोग एवं उत्पादन से पूरी तरह प्रतिबंधित करने को कहा गया है। रवांडा के किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के श्रेणी के ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। इसमें वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। ओजोन परत क्षरण के प्रभाव। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है: अल्ट्रावायलेट रेज A, B एंड C। ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज B विकिरणों से प्रभाव। अत्यंत घातक सनबर्न होता है, मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा कैंसर, जीन परिवर्तन और आनुवंशिक दोष। ओजोन परत के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है। पर्यावरण देखते हैं। ये देखिए, ये वायुमंडल है, फिर जलमंडल है, फिर जीवमंडल है, फिर है स्थलमंडल। ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखिए, जलमंडल वायुमंडल से, वायुमंडल जलमंडल से, ये देख सकते हैं जीवमंडल जलमंडल से, ये जीवमंडल जलमंडल से। ऐसे ही हम देखते हैं वायुमंडल में क्या क्या आते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये आते हैं। स्थलमंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, और जीवमंडल में पौधे, जीवजंतु, और जलमंडल में हिमनद, झील, नदी, सागर इत्यादि। पर्यावरण के संगठन भौतिक या अजैविक, स्थल, वायु, जल, और सांस्कृतिक है मानव निर्मित गतिविधियाँ, जैसे पहनावा, गाने, ये सब। पहनावा। जैविक पादप जंतु तथा सूक्ष्म जीव। पर्यावरणीय प्रदूषण प्रदूषण भूमि, वायु तथा जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है।
वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण के प्रकार देख सकते हैं भौतिक कारकों के आधार पर गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियो सक्रिय प्रदूषण। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषण, प्राकृतिक ज्वालामुखी का फूटना, मनोद्भावी, मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न प्रदूषक। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जैव निम्नीकरणीय, घर का कूड़ा, पशुओं के मलमूत्र, सीवेज आदि। जैव निम्नीकरणीय रहित प्लास्टिक, डीडीटी, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड। अब आते हैं पर्यावरणीय भाग के आधार पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। धारणीय विकास या सतत विकास के धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मनोरंजन के लिए धरती के सारे रिसोर्सेज का खात्मा कर दें। आने वाली पीढ़ियां भविष्य में फिर पानी की किल्लत, वायु की गंदगी, ये सब इन सब चीज़ों से झेले देखे। धारणीय विकास की अवधारणा वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 में इसे समर्थन प्रदान किया गया। फिर एजेंडा 21 क्या है फिर देखते हैं। जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। एजेंडा 21 पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल, सबका खाद्य, स्वच्छ जल व सुरक्षा, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। फिर आते हैं धारणीय या सतत विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? ब्रटलैंड 1987 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है और अभी 2025 चल रहा है। आइए अब हम देखते हैं 17 सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं। पहला है गरीबी की समाप्ति, दूसरा है भुखमरी से मुक्ति, तीसरा है स्वास्थ्य और सुरक्षा, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फिर पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है जल एवं स्वच्छता, सातवां किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, आठवां उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास, नवा है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, 10वां है असमानताओं में कमी, 11वां है संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, 12 है जिम्मेदारी के साथ उपयोग और उत्पाद, 13 है जलवायु कार्यवाही, 14 है जलीय जीवों की सुरक्षा, 15 है फिर स्थलीय जीवों की सुरक्षा, 16 है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, 17 है लक्ष्यों के लिए भागीदारी। प्राथमिक प्रदूषक ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायुमंडल में निष्कासित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हैं कणकीय पदार्थ और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सीधे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं? इनका निर्माण विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अपक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। अर्थात ये सीधे वायुमंडल में कार्य नहीं करते हैं, ये प्राथमिक या अन्य उत्पाद प्रदूषकों के साथ मिलकर करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करते हैं। आओ चल साथ साथ में ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। वायु प्रदूषण जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अवांछनीय मतलब जिसकी इच्छा नहीं की गई थी। पार्टिकुलेट मैटर PM क्या होते हैं? 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है। फ्लाइस ऐसे सूक्ष्म पाउडर होते हैं जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक तथा कॉपर जैसे नुकसानदायक पदार्थ होते हैं। इसे श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है तथा प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है।
निलंबित कणकीय पदार्थ SPM। इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण PM पार्टिकुलेट मैटर श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ कहलाते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण पार्टिकुलेट मैटर 2.5 श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO सभी वायुमंडलीय प्रदूषकों के 50% भाग तथा प्रतिनिधित्व करती है। इसे दमघोटू गैस कहते हैं। मीथेन धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। बेंजीन बेंजीन से रक्त कैंसर होता है। कैडमियम कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। रक्त कैंसर मेरे एक दोस्त को हो गया था, सॉरी। इटाई इटाई रोग भी इसी के कारण होता है। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं एवं रक्तदाब को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का शुभारंभ किया। AQI में 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया। निलंबित धूल कण पार्टिकुलर मैटर 10, सूक्ष्म धूल कण 2.5 PM, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा लेड। वायु गुणवत्ता सूचकांक को 6 श्रेणियों में बांटा गया। अच्छा है तो 0 से 50 के बीच, और इसका कलर क्या होगा? हरा। संतोषजनक है तो 51 से 100 के बीच, इसका रंग होगा हल्का हरा। और फिर अगर हम बात करते हैं सामान्य प्रदूषित की, जो कि 101 से 200 के बीच में होता है, तो इसका रंग होगा गुलाबी। अगर हम फिर बात करते हैं खराब का, जो कि 201 से 300 के बीच होता है, तो इसका रंग होगा पीला। फिर अति खराब, जो कि 301 से 400 के बीच आता है, ये होता है लाल। फिर होता है गंभीर 401 से 500, जो कि होता है गहरा लाल। आजकल भारत के बहुत से अधिकांश शहर ही अति खराब या फिर गंभीर स्तर पर चल रहे हैं, जो कि बहुत ही असंतोषजनक स्थिति है। जल प्रदूषण जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग BOD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD, घुली ऑक्सीजन DO तथा pH मान के आधार पर किया जाता है। जैविक ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ जल की BOD की मात्रा 1 ppm होता है, से कम होना चाहिए। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। जल प्रदूषण के कारण हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, पैराटाइफाइड, पेचिस आदि रोग होते हैं। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस फेफड़ों के कैंसर का रूप नामक रोग होता है। पारायुक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग तथा सीसा युक्त जल से इनीमिया, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होता है। नौकनी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांत एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता की मापन इकाई डेसिबल में होती है। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हरे पौधों के अधिक रोपित किया जाता है, क्योंकि उनमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि 20 डेसिबल पत्तियों की सरसराहट होती है। 30 डेसिबल फुसफुसाहट होती है। 40 डेसिबल शांत कमरे की ध्वनि होती है। 60 डेसिबल सामान्य बातचीत। 80 से 85 डेसिबल ट्रक व बसों की आवाज़। 120 डेसिबल जेट इंजन की आवाज़। 150 जेट प्लान की लैंडिंग। 180 डेसिबल रॉकेट इंजन।
प्रमुख स्वैच्छिक पर्यावरण एवं मानवाधिकार संगठन यूनेप, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नैरोबी अर्थात केन्या में है। रेड क्रॉस 1863 स्थापित वर्ष है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ग्रीन पीस 1971 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन इंग्लैंड में। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 1988 कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। ह्यूमन राइट वॉच 1978 न्यूयॉर्क USA में। IPCC 1988 जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ट्रैफिक 1976 कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। वेटलैंड इंटरनेशनल 1996 नीदरलैंड में। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969 एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। IUCN 1948 ग्लैन स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन या संधियाँ देखते हैं। पहले स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में 1972 में होता है। इससे संबंधित तथ्य क्या हैं? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई। फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में हो 1987। ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन ब्राज़ील पृथ्वी सम्मेलन 1992 सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ये इसके 5 साल बाद हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना इसका मेन उद्देश्य था। 1990 के स्तर में 5.2% की कटौती करने का निर्णय लिया गया। जोहान्सबर्ग रियो का +10 सम्मेलन है और पृथ्वी का भी +10 है। 2002 में होता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको। और गरीबी उन्मूलन है विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति हुई। सतत विकास पर बल दिया गया। फिर आता है कानकुन सम्मेलन मैक्सिको में होता है 2010 में। $100 अरब हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। रियो +20 सम्मेलन ब्राज़ील में होता है। पृथ्वी का भी ये +20 है। अर्थात जो पृथ्वी सम्मेलन हुए थे या फिर रियो सम्मेलन हुए थे उनके 20 वर्ष बाद द फ्यूचर वी वांट का समझौता प्रस्तुत किया गया। ज़ीरो हंगर चैलेंज सभी व्यक्तियों को प्रतिवर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में होता है 2021 में। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई। फिर देखते हैं हम पर्यावरणीय पुरस्कार के बारे में। टायलर पुरस्कार स्थापना वर्ष 1973 है। प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय इसको देता है। गोल्डमैन पुरस्कार 1989 में हुआ था स्थापित और गोल्डमैन फाउंडेशन इसको देती है। ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम अर्थात यूनेप प्रदान करती है। गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल इंग्लैंड। सासाकावा पुरस्कार 1986 यूनेप द्वारा। विटली पुरस्कार 1994 WFN वाइटली फंड फॉर नेचर। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 जो कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये था हमारा इन्वायरमेंट का रिकॉलिंग सेशन। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक सिर्फ एक्सप्लेन नहीं किए गए। इसमें सिर्फ आपको
रिकॉलिंग करने के पर्पज़ से ये सेशन बना था। चलिए।